मेरा नाम जेरी है। ये वाकया मेरे साथ 1996 में पेश आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब वाकया था। मैं नॉर्थ पेंसिल्वेनिया में एक एम्बुलेंस ड्राइवर था और वहीं पर इमरजेंसी में आए हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाता था। मेरे पास अक्सर कॉल आया करती थी और फिर उसी कॉल को सुनकर मैं लोकेशन पर पहुंचकर ज़ख्मी लोगों को या फिर एक्सीडेंट में मुतासरा लोगों को लेकर हॉस्पिटल आता था। मेरा यही काम था। मेरा नंबर उस इलाके में सबके पास था जहां तक मेरी ड्यूटी लगी रहती थी। मेरे साथ मेरा एक और पार्टनर था, उसका नाम लोबी था। लोबी के घर के माशी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। उसके माँ बाप नहीं थे और उसकी एक बीवी थी जो हामिला थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन इसके बावजूद भी लोबी ठीक से काम नहीं करता था। वो ड्यूटी के वक्त हमेशा नशे में ही रहता था। मेरा बहुत बार दिल किया कि मैं उसे अपने साथ काम पर न रखूं, लेकिन उसके घर वालों की ऐसी हालत थी कि मुझे उसे अपने साथ काम पर रखना पड़ा। मैंने कई बार उसे समझाया कि वो नशा न करे। वो हर बार मेरी बात सुनता भी था। कुछ दिनों के लिए खामोश रहता था और फिर दोबारा शराब पीना शुरू कर देता था। उसकी आदत अब सुधरने वाली नहीं थी। जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो एक इमरजेंसी मैसेज था, एक नामालूम नंबर से। मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बस हेल्प लिख कर आया था। बिना कोई एड्रेस और कोई भी तफसील वहाँ पर नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं करूँ क्या, तो मैंने फ़ौरन उस नंबर को हेडक्वार्टर भेजा और उस नंबर की लोकेशन को तलाश करने के लिए कहा। जहाँ की भी वो लोकेशन होती, करीब तरीन वहाँ का एम्बुलेंस वाला जाकर उनकी मदद कर देता। हेडक्वार्टर से तफसील आने में तकरीबन 10 मिनट लग गए थे और तफसील आने पर यह पता चला कि वो जो लोकेशन मुझे दी गई थी वो मेरी लोकेशन के पास थी। दरअसल वो एक जंगल के अंदर से आ रही थी। वहाँ पर मैं पहले कभी नहीं गया था और वहाँ पर कोई क्या कर रहा था ये भी समझ में नहीं आया। पहले कभी भी उस नंबर से मेरे पास कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आई थी। वो नंबर किसी एडवर्ड नाम के आदमी का था जिसने मुझे मदद के लिए मैसेज किया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसे तकलीफ़ क्या थी या उसको किस तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, लेकिन मेरी एम्बुलेंस में वो सारी अहम चीज़ें पहले से ही मौजूद थीं जो इमरजेंसी के वक्त काम आई। लोभी उस वक्त नशे में धुत था और वो गाड़ी में ही सो रहा था। मैंने लोभी को बार बार उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। मैंने उसे बोला कि एक इमरजेंसी है और हमें चलना है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। हालांकि वो ज़्यादा नशे में नहीं था, लेकिन वो काफ़ी गहरी नींद में था। मैंने मजबूरन हेडक्वार्टर से लोकेशन लेकर उस लोकेशन पर जाने का सोचा और मैं लोभी को लेकर उस लोकेशन पर चला गया। मैं आज से पहले कभी भी उस लोकेशन पर नहीं गया था, दिन के वक्त भी नहीं। रास्ता तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर धीरे धीरे रास्ता ख़राब होता गया और जंगल का इलाका शुरू हो गया। जंगल का इलाका जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से सड़क ख़राब हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा ख़राब सड़क थी, जिससे गाड़ी बहुत बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। अंदर एम्बुलेंस के जो भी आलात रखे थे वो भी एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहे थे। वो सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब थी। कुछ देर बाद हम लोग उस मखसूस लोकेशन पर पहुंच गए जहां की हमें लोकेशन मिली थी। उस वक्त मेरी गाड़ी की लाइट लो बीम पर थी, तो जंगल में सब कुछ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। हम कहाँ जा रहे थे हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ दूर जाने के बाद मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और फिर वहीं पर लोगों को ढूंढने लगा। मैंने अपनी एम्बुलेंस की लाइट भी ऑन कर दी और वो आवाज़ हूटर भी ऑन कर दी, जिससे एम्बुलेंस का पता चल जाता है। हूटर की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी और उसकी लाइट से सब कुछ दिख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें वो लोकेशन मिली कहाँ से थी। हेडक्वार्टर से दोबारा वॉकी टॉकी पर मैसेज आ रहा था और हमने बताया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम वहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक थे, लेकिन हमें किसी की भी मदद का कुछ भी पता नहीं चला। हमने कई बार आवाज़ भी दी। जिस नंबर से मैसेज आया था उस पर मैंने कॉल भी ट्राई की थी, लेकिन कॉल नहीं लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोभी काफ़ी ज़्यादा नशे में था, उससे बात करना भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, क्योंकि शायद किसी ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा। मैं दोबारा गाड़ी में बैठा और एम्बुलेंस को स्टार्ट किया। एम्बुलेंस स्टार्ट करते ही मेरे फ़ोन पर दोबारा कॉल आने लगी और वो कॉल उसी नंबर से थी। मैंने फ़ौरन उस कॉल को उठाया और हेलो बोला। उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं लगातार हेलो बोलता रहा और कॉल भी चल रही थी, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई और मैंने फ़ोन काट दिया। दोबारा गाड़ी घुमाई और लो बीम से गाड़ी को हाई बीम पर डाल के गाड़ी को दोबारा चलाने लगा। लेकिन मैंने तभी जो चीज़ देखी वो देखकर मैं हैरान हो गया। जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता वहाँ से गायब हो चुका था।
और वहाँ पर ढेर सारी कब्रें थीं जो कि पहले आते वक्त नहीं थीं। मैं फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरा और अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखने लगा। मेरी एम्बुलेंस, मैं और लोबी कब्रों के बीच में थे। हम वहाँ पर कैसे पहुँचे हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। आने से पहले वो रास्ता एकदम साफ था। अब वहाँ पर ढेर सारी कब्रें थीं, पुरानी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी। इन कब्रों को देखकर और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 50 से 60 सालों में कोई आया भी ना हो। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। मैंने फ़ौरन लोभी को उठाया। लोभी नशे में था। मैंने फ़ौरन गाड़ी से पानी निकालकर उसके ऊपर डाला, उसे उठाने की कोशिश की। लोभी उठा और फिर मैंने उसे सारी चीज़ें दिखाईं। नशे में था, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मुझसे बोला कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने लोभी से कहा कि रास्ता नहीं मिल रहा है, किस रास्ते पर जाएं? हम एम्बुलेंस छोड़कर भी नहीं जा सकते थे और वो सड़क अचानक से गायब हो गई थी और ये हमारा कोई वहम नहीं था। मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तभी लोभी ने थोड़ा सा और आगे जाकर देखा। वहाँ पर सड़क थी। वो वही सड़क थी जहाँ से हम लोग आए थे, कच्ची और ख़राब सड़क। लेकिन पहले वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन कब्रों ने उस सड़क को ढक दिया है, या फिर शायद वो कब्रें अपने आप हिलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हों। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन अपनी एम्बुलेंस स्टार्ट की और दोबारा धीरे धीरे उन कब्रों के ऊपर से एम्बुलेंस को चलाकर निकलने लगा। उसी नंबर से दोबारा फ़ोन आया और मैंने फ़ोन भी उठाया। उसके पीछे एक आदमी बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ से मत जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमने और लोभी ने ये आवाज़ दोनों ने साथ में सुनी। हमने फ़ौरन अपनी एम्बुलेंस रोकी और उससे पूछा कि तुम कहाँ पर हो? हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। उसने बोला, मैं इन्हीं सब कब्रों में से किसी एक के अंदर हूँ। जब उसने हमें ये बात बताई तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। हमने उससे कहा कि तुम हमसे किसी तरीके का कोई मजाक कर रहे हो। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी मदद करो। लोभी को लगा कि शायद ये सब कोई मजाक है, इसलिए वो नीचे उतर गया और उसने बोला, तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आओ। और उसके बाद जो ऐसी चीज़ हुई वो देखकर हम हैरान हो गए। वो जो वहाँ पर कब्रें थीं उनमें से एक कब्र से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी और वो हमें मदद के लिए पुकार रहा था। हम जैसे ही उस कब्र के पास गए और उसमें हमने कान लगाकर ठीक से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की तो वो आवाज़ नहीं आ रही थी, गायब हो चुकी थी। और ऐसे ही फिर दोबारा आवाज़ दूसरी कब्र से आई। हम दूसरी कब्र के पास गए तो वहाँ से आवाज़ गायब हो गई और लगातार ये चीज़ हमारे साथ होती रही। ये क्या हो रहा था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे फ़ोन की रिंग लगातार बजती जा रही थी। उसी नंबर से हम उठा रहे थे और वो हमें मदद के लिए बुला रहा था। हमारे साथ ये क्या हो रहा था हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हम दोनों लोग फ़ौरन एम्बुलेंस पर बैठे, उसे स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमने देखा कि गाड़ी के सामने एक काली परछाई खड़ी है जो कि हमें ही देख रही है। हमारे साथ क्या हो रहा था हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे उन कब्रों से कई काली परछाइयाँ निकलकर कब्रों के ऊपर आ गईं और हमारा पीछा करने लगीं। ये मेरा कोई वहम नहीं था और न ही लोभी का। हम लोग लगातार भागे जा रहे थे और वो काली परछाइयाँ हमारे सामने आ रही थीं। हमने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और वो गायब होती जा रही थीं। किसी तरह उस खराब रास्ते से निकलते हुए हम मेन रोड पर आए और गाड़ी को दोबारा भगाया। तभी मेरे फ़ोन पर दोबारा उसी नंबर से फ़ोन आया और मैंने फ़ोन भी उठाया। वो आदमी फिर बोल रहा था कि तुम हमारी मदद करो। वहाँ पर क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं और लोभी उस पर चिल्लाने लगे। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कुछ देर बाद हम उस इलाके से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे। हमारे साथ क्या हुआ हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हेडक्वार्टर से हमारे पास फ़ोन भी आया और वॉकी टॉकी पर इंफॉर्मेशन भी आई कि वहाँ की अपडेट क्या थी। हमने उन्हें सारी अपडेट दी। हमें फ़ौरन हेडक्वार्टर बुलाया गया। वहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने सब कुछ बताया। हमारे बताने के बाद कुछ पुलिस वालों ने भी वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को देखा, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी खबर नहीं मिली और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लोभी ने भी अपने बयान में यही बात बताई थी, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि हम दोनों का मेडिकल चेकअप हुआ था और हम दोनों के मेडिकल चेकअप में लोभी के जिस्म में अल्कोहल पाया गया था। इसलिए उसकी बात पर तो कोई यकीन नहीं कर रहा था और मेरी नौकरी भी चली गई, साथ में लोभी की भी। हम दोनों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। उनके हिसाब से हम लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी
और हमारी बात पर कोई यकीन भी नहीं कर रहा था। मेरा लाइसेंस कैंसिल होने का बस यही वजह था कि लोभी के शराब पीने के बावजूद भी मैंने उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की और उसको अपने साथ काम पर रखा, जिसकी वजह से आगे और कभी भी दिक्कत हो सकती थी। मैंने अपनी नौकरी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और आखिर में हम दोनों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। वो वाकया जो हमारे साथ पेश आया, आखिर क्यों पेश आया, उसके पीछे कौन था? हमने वहाँ पर जो कुछ भी देखा वो सच था, लेकिन हम कुछ भी साबित नहीं कर पाए। अब तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। उस वाकये के बाद मैं और लोबी एक बार उस जगह दिन में भी गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी खबर नहीं थी और वहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उस रात हमारे साथ क्या हुआ, मैसेज क्यों आया, हमें कुछ भी नहीं पता। और सबसे तज्जुब की बात तो ये थी कि उस वाकये के बाद मेरे फ़ोन से वो मैसेजेस और वो कॉल्स सब गायब हो गए थे। मुझे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मेरे पास वो कॉल्स आ रही थीं। तो दोस्तों, ये थी एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ पेश आई एक पहली कहानी। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी बताने वाला हूँ। ये दूसरी कहानी जॉन नाम के एक आदमी के साथ पेश आई थी और अब आगे की कहानी मैं आपको जॉन के ज़ुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम जॉन है। ये वाकया जो मेरे साथ पेश आया है, हो सकता है मेरा वहम भी हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। बहुत ही छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब। दरअसल मैं एक लाश को एक कब्रिस्तान पर छोड़ने जा रहा था। उस वक्त रात हो रही थी। अगले दिन उस लाश को दफनाना था। मुझे हॉस्पिटल से ये हुक्म मिला था कि मैं उस लाश को ले जाकर कब्रिस्तान के एक कमरे मंसियन में रख दूँ, जहाँ पर ढेर सारी लाशें रखी हुई थीं, और फिर वहाँ से अगले दिन उस लाश के घर वाले आकर उसे ले जाएंगे और अगले दिन उसको वहीं पर ही दफना दिया जाएगा। उस शख्स का दरअसल एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो लाश दरअसल एक 50 से 55 साल के आदमी की थी। एक्सीडेंट के वक्त ही उसकी मौत हो गई थी और फिर उसकी लाश को हॉस्पिटल ले जाकर पोस्टमार्टम भी किया गया था। मुझे उसी लाश को ले जाकर कब्रिस्तान में देना था। ये ज़्यादा देर का काम नहीं था, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ही काम था, क्योंकि कब्रिस्तान हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। लाश को एक बैग में पैक करके दिया गया था और उसको एम्बुलेंस में डालकर ही मैं लेकर जा रहा था। उस वक्त मैं अकेला था और उस एम्बुलेंस को लेकर जा रहा था। मैं इससे पहले भी कई लाशों को लेकर जा चुका हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही आम बात थी। मैं अपनी हर रात एक लाश के साथ ही गुजारता था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता था। उस रात भी मैं ऐसे ही जा रहा था। जिस पॉलीथीन बैग में वो लाश पैक थी वो शफ़ाफ ट्रांसपेरेंट था और उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की चादर पड़ी हुई थी। मुझे साफ साफ याद है, मैंने उस चादर से उसकी पूरी लाश को ढक दिया था। मैं म्यूज़िक सुनते हुए जा रहा था और सब कुछ एकदम खामोश था। रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आया जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी गाड़ी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई। उस झटके की वजह से वो लाश जो स्ट्रेचर पर रखी हुई थी उससे फिसल कर नीचे गिर गई और उसकी आवाज़ मुझे आई थी। मैंने उसी वक्त बीच हाईवे पर गाड़ी रोकी और उस लाश को देखा। वो नीचे गिरी हुई थी। जब उस लाश के ऊपर से कपड़ा हट गया था तो मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा एकदम कटा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वो लाश तबाहशुदा थी। मैंने किसी तरह वहीं पर ही उस लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर रखा और मेरी आंखों के सामने उस लाश की आंख खुल गई। मैं ये देखकर हैरान हो गया और चिल्लाने लगा। वो आदमी जिंदा था, लेकिन जिस हिसाब से उसकी हालत थी वो जिंदा नहीं हो सकता था। उसकी आंख बस कुछ सेकंड के लिए खुली और बंद हो गई। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं कुछ देर तक अपनी एम्बुलेंस से नीचे उतर गया और मुझे ये लग रहा था कि शायद वो लाश अब हिलेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली। वो वैसी की वैसी ही वहाँ पर पड़ी हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुली मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मैंने उसका चेहरा देख लिया था। उसके चेहरे का वो मंजर मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने एम्बुलेंस का दरवाज़ा फिर बाहर से लॉक किया और गाड़ी को दोबारा उसी कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आज से पहले ऐसा भयानक तजुर्बा मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं लगभग 10 मिनट में उस कब्रिस्तान पर पहुंच गया। वहाँ के लोग आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने देखा कि मैं घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि बस मुझे थोड़ी सी थकान है और मैं इस लाश की डिलीवरी के बाद अपने घर ही चला जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है और फिर मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया।
उस लाश को वो लोग लेकर जा रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस लाश को दोबारा देखूं। चुपचाप उन्होंने एम्बुलेंस को खाली किया और उस लाश को लेकर चले गए। मैंने एम्बुलेंस बंद की और फिर वहां से दोबारा जाने लगा। जब तक वो लाश उस कब्रिस्तान के अंदर नहीं चली गई तब तक मैं उसे देखता रहा। मेरा कोई वहम नहीं था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। उसके बाद जब मैं वहां से एम्बुलेंस लेकर दोबारा अपने घर की तरफ जा रहा था तो फिर मेरे साथ एक अजीब सा हादसा पेश आया। मुझे अपनी वैन के पिछले हिस्से से आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई बैठा है और एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहा है। हालांकि मेरी एम्बुलेंस ड्राइवर सीट की तरफ से पूरी तरह से बंद थी, उसको सिर्फ पीछे से ही खोला जा सकता था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दरवाज़ा खोलूं, इसलिए मैं वैन को चुपचाप चलाता रहा। रास्ते में जब वो आवाज़ ज़्यादा हो गई तब मैंने वैन को रोका और हिम्मत करते हुए पिछले हिस्से में जाकर चेक किया। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, वैसा ही जैसा होना चाहिए था। बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और तभी मैंने अपनी वैन के पिछले हिस्से में उसी लाश को खड़ा देखा और मैं चिल्लाने लगा। बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरे हाथ पैर बुरे तरीके से कांपने लगे थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो लाश मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। वो मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने सच में उसे देखा था। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से जम गए थे। मैं दोबारा वैन में बैठा और जितनी तेज़ी से हो सके उस एम्बुलेंस को भगाते हुए वहाँ से जा रहा था। और बार बार जब मैं अपनी गाड़ी के साइड मिरर में देख रहा था तो वो लाश मुझे खड़ी दिखाई दे रही थी। मैं शायद बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो मेरा वहम नहीं था, लेकिन ये हादसा जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ पेश आया, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और इस हादसे के बाद मैंने लाशों को लाने ले जाने का काम बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थीं एम्बुलेंस ड्राइवरों के बारे में 2 कहानियाँ। वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मुझे और कहानियाँ नहीं मिली जो मुझे सही लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।